आगे जेन अपनी माँ का ब्रेसलेट जिन्सू को देने को कहता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी तब तुम उसे ये कंगन पहनाना। तो जेन तंगहाई को कहता है कि वो इस ब्रेसलेट को जाकर जिन्सू को दे आए। तो तंगहाई उस ब्रेसलेट को लेकर जिन्सू के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात मैंग से हो जाती है जो जेन पर डोरे डालने के लिए उसके घर आ रही होती है। तो तंगहाई मैंग को उसकी औकात दिखाने के लिए उसे बताता है कि उसके बॉस को जिन्सू से प्यार हो गया है, इसलिए वो अपनी मॉम का कड़ा जिन्सू को देने के लिए कहा है। इसका मतलब तुम समझती हो कि हमारे बॉस को तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में एक लड़की आ चुकी है जिसके लिए उनका दिल धड़कता है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें भी अकल आ जाए कि तुम्हारा हमारे बॉस के सामने कोई भी पैतरा नहीं काम करने वाला, इसलिए तुम हमारे बॉस पर से गिव अप कर दो। और तंगहाई ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे तंगहाई जिन्सू को जाकर वो कड़ा दे देता है। तो जिन्सू उस कड़ा को लेने से मना कर देती है। तो तंगहाई उसके हाथ में वो कड़ा थमाकर वहाँ से भाग जाता है। तो बेचारी जिन्सू को मजबूरन उस कड़ा को रखना ही पड़ता है कि तभी वहाँ पर जिन्सू की मुलाकात मैंग से हो जाती है। तो मैंग यहाँ पर जिन्सू से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो बाद में उसके पीठ पर छुरा भोग सके। और यहाँ पर मैंग जिन्सू को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसाती है कि जिन्सू भी उसकी बातों में आ जाती है। और यहाँ पर जिन्सू मैंग को अपनी बहन की तरह ट्रीट करने लगती है। तो मैंग भी यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो जिन्सू से वो कड़ा ले लेती है। तो जिन्सू भी वो कड़ा मैंग को दे देती है क्योंकि उसके लिए वो कड़ा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में जेन को लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। तो वो जेन का सामान भी अपने पास रखना नहीं चाहती। आगे मैंग मिंगजी के पास जाती है और उसे जाकर पूरी बात बताती है। तो मिंगजू को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी बहन को यहाँ पर आए कुछ ही दिन हुए हैं पर वो जेन के दिल पर राज कर रही है और जेन उसके लिए कुछ भी कर रहा है। तो मिंगजू यहाँ पर अपनी चमची को कहती है कि वो इस कड़ा को पहने रखे और खास कर जेन के सामने इस कड़े को पहने ताकि जेन को एहसास हो कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसे कुछ भी नहीं समझती। आगे मैंग ऐसा ही करती है। वो जेन के सामने उस कड़े को पहन कर जाती है। जब जेन उस कड़े को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो मैंग से पूछता है कि तुम्हें ये कड़ा किसने दिया। तो मैंग यहाँ पर जेन के दिमाग में जिन्सू को लेकर मान भरती है कि जिन्सू ने उसे ये कड़ा ऐसे ही दे दिया क्योंकि वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो जेन जैसे ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए जिन्सू के पास जाता है और उसे कहता है तुमने ये कड़ा मैंग को क्यों दिया। तो जिन्सू कहती है क्योंकि ये कड़ा मेरे लिए मायने नहीं रखता था इसलिए मैंने ये कड़ा मैंग को दिया। तो जेन को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है डोंग ने तुम्हें मुट्ठी भर फूल दिए, तुमने इसे सजाकर अपने घर में रखा और मैंने तुम्हें कड़ा दिया तो तुमने इसे कैजुअली किसी को भी दे दिया, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं है ना। और जेन यहाँ पर अपना सारा गुस्सा निकाल कर वहाँ से चला जाता है। तो जिन्सू भी जेन के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह डर जाती है पर वो जेन के सामने हार नहीं मानती और अगली सुबह जेन के घर जाती है और कहती है तुमने मुझे वो कड़ा दिया था ना तो मुझे मेरा कड़ा वापस करो। तो जेन उसे कड़ा वापस कर देता है। तो जिन्सू कहती है तुमने मुझे ये कड़ा दिया है तो इसका मतलब ये कड़ा मेरा हुआ, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो जेन कहता है हाँ तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो। तो जिन्सू जेन के सामने ही उस कड़े को तोड़ देती और कहती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है इसलिए आइंदा से मेरे पीछे पड़ना बंद करो। और जिन्सू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जेन उस कड़े की ऐसी हालत देखकर बहुत ही रोता है क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, पर वो जिन्सू को कुछ भी नहीं कहता। आगे जिन्सू के रूम में चोरी हो जाती है तो उसे अपने लिए दूसरा घर ढूंढना पड़ता है। तो वो हर जगह अपने लिए घर ढूंढने के लिए जाती है पर उसे कहीं भी कोई भी सस्ता घर नहीं मिलता और एक जगह मिलता भी है तो वहाँ का मालिक बहुत ही घटिया इंसान होता है, उसकी गंदी नजर होती है जिन्सू पर। तो बेचारी को वो घर भी छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। आगे जिन्सू रोड पर अकेले भटक रही होती है कि तभी वो जेन के दोस्त से टकरा जाती है। तो वो जिन्सू की हेल्प करता है और उसे एक अच्छे से घर में लेकर जाता है। तो जिन्सू उस घर को देखकर बहुत ही खुश होती है कि उसे फाइनली कम बजट में इतना अच्छा घर मिल गया, पर उसे ये नहीं पता होता कि ये सब जेन का कारनामा है। उसने ही उसके लिए ये घर खरीद लिया है ताकि वो आराम से इस घर में रह सके। आगे जेन का दोस्त जेन को कहता है तुमने आज तक किसी भी लड़की के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना तुम जिन्सू के लिए करते हो, इसका मतलब मेरे दोस्त को फाइनली प्यार हो गया है। अगर तुम्हें उस लड़की से इतना प्यार है, तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो जाकर तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसके लिए क्या कुछ कर रहे हो। तो जेन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम भी जिन्सू को कुछ भी नहीं बताओगे, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी पता चले, मैं बस उसे सेफ रखना चाहता हूँ सारी दुनिया की बुरी नजरों से। तो जेन का दोस्त कहता है तुम उस लड़की से इतना प्यार करते हो पर तुम उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता रहे, आखिरकार तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई। आगे जिन्सू के ऑफिस में उसकी बॉस अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए और सारी दुनिया को अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट करने के बारे में सोचती है और अपने एडवर्टाइजमेंट में मॉडल के लिए डोंग और मिंगजी को चूज करती है और इसका सारा जिम्मा वो जिन्सू पर डाल देती है और उसे कहती है कि वो डोंग और मिंगजी को
किसी तरह भी मनाई इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बेचारी जिनसू बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो कैसे मनाएगी। तो वो मिंगजी के पास जाती है और उसके पास जाकर अपना प्रपोजल रखती है। तो मिंगजी उसके प्रपोजल को सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर देती है और बेचारी जिनसू को निराश होकर वापस आना पड़ता है। आगे जिनसू दोंग के पास जाती है और बेचारी बहुत ही नर्वस रहती है कि कहीं मिंगजी की तरह दोंग भी उसे मना न कर दे। लेकिन जब दोंग उसके प्रपोजल के बारे में सुनता है तो वो जिनसू की खातिर उस एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कर देता है। तो जिनसू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। इधर जैन जिनसू पर हमेशा नजर रखता है और उसे दूर से ही इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे एडवर्टाइजमेंट की सारी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। इधर मिंगजी को जब पता चलता है कि उस एडवर्टाइजमेंट में दोंग भी काम कर रहा है तो वो भी उस एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए आ जाती है। तो दोंग जैसे ही मिंगजी को देखता है तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है उसके साथ और वो उठ पुट कर वहाँ से चला जाता है। तो मिंगजी दोंग को कहती है क्या मेरे साथ काम करना इतना मुश्किल है जो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख सकते। तो दोंग कहता है अपनी पहचान मत भूलो, तुम मेरी भाभी हो इसलिए लिमिट में। आगे दोंग मिंगजी के साथ फोटो शूट करता है। तो मिंगजी उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तो दोंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर वो जिनसू के खातिर ये सब कर लेता है। आगे शूट खत्म हो जाती है और दोंग वहाँ से चला जाता है। इधर जब हान को पता चलता है कि मिंगजी और दोंग एक दूसरे के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे हैं तो ये बात जानकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा मिंगजी के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करता जो तुम बाहर जाकर काम कर रही हो। तो मिंगजी कहती है पहले तो तुम्हें कभी भी मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, फिर आज तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो हान कहता है पहले तुमने भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैं ये नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम दोनों के रिश्ते के बारे में मुझे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और हान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे ली मिंजू से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में हान के फंड की जरूरत है, इसलिए तुम्हें किसी तरह हान को इस प्रोजेक्ट के लिए मनाना होगा। तो मिंगजी ली को कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि वो मेरे कहने पर तुम्हें फंड दे देगा। तो ली कहता है अगर तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो खुद को इम्पोर्टेंट बनाओ और जल्द से जल्द हान की वाइफ बन जाओ, उसके बाद तो वो तुम्हें मना नहीं करे। पिछले वाला मिशन तुमने बहुत ही अच्छे से किया था तो ये मिशन भी तुम बहुत ही अच्छे से करोगी। तो मिंगजी कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन मुझसे ये काम नहीं होगा, इससे अच्छा होगा कि तुम किसी और को ढूंढ लो। और मिंगजी उसके मिशन को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो ली हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता होता है कि ये काम मिंगजी ही कर सकती है और उसे मिंगजी से ये काम कैसे करवाना है उसे पता है। आगे ली को मिंगजी का एक पागल फैन मिल जाता है जो मिंगजी के प्यार में पूरी तरह से पागल होता है और वो मिंगजी को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। इसलिए ली मिंगजी के उस पागल फैन को अपना शिकार बनाता है और उसके दिमाग में ये भरता है कि अगर वो मिंगजी को अपना बनाना चाहता है तो उसे मिंगजी को भी मार देना चाहिए और खुद भी मर जाना चाहिए। उसके बाद ही वो दोनों एक हो पाएंगे क्योंकि हान के जिंदा रहते हुए हान कभी भी उसे उसका होने नहीं देगा। तो मिंगजी का पागल फैन ये बात सुनकर पूरी तरह खुशी से पागल हो जाता है और वो मिंगजी को मारने की प्लानिंग करने लगता है। आगे मिंगजी सेट पर होती है कि तभी वो मिंगजी का पागल फैन मिंगजी को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो मिंगजी उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जिनसू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो मिंगजी का पागल फैन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो जिनसू मिंगजी को कहती है कि हम लोग इस तरह बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं उसे चकमा देती हूँ और आप यहाँ से बाहर निकल जाना। तो मिंगजी कहती है इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तो जिनसू कहती है मुझे कुछ नहीं होगा दीदी। और जिनसू उस पागल फैन को चकमा देने की कोशिश करती है पर वो पागल फैन उल्टा जिनसू को ही मारने लगता है। तो मिंगजी को जिनसू को बचाने के लिए बीच में आना ही पड़ता है। आगे मिंगजी का पागल फैन उन दोनों को एक पोल में बांध देता है और वहाँ पर आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर जब हान को पता चलता है कि मिंगजी खतरे में है तो वो आग में कूद कर मिंगजी की जान बचाता है। इधर जब जैन को पता चलता है कि जिनसू खतरे में है तो वो अपनी जान पर खेलकर जिनसू को बचाता है और कहता है तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी लाइफ हो और बिना मेरी परमिशन के तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। और जैन जिनसू को बचाकर वहाँ से लेकर चला आता है। आगे जैन के बंदे मिंगजू के उस पागल फैन को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसे मिंगजी को मारने को किसने कहा था। तो वो पागल फैन ली का नाम नहीं लेता बल्कि वो ये कहता है कि वो मिंगजी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसके साथ होने के लिए उसे मारना चाहता था। तो हान को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैन को ऑर्डर देता है कि वो इस पागल फैन को जान से मार दे। लेकिन तभी बीच में जिनसू आ जाती है क्योंकि वो किसी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती और वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे ना मारे। तो जैन जिनसू के कहने पर वो उस पागल फैन को नहीं मारता पर उसे बंदी बनाकर रखता है। आगे जैन जिनसू को इस बात के लिए भी डांटता है कि वो पागल फैन इतना खतरनाक है, वो उसके सामने कैसे जा सकती है। तो जिनसू कहती
हाँ मुझे पता है कि वो खतरनाक है, लेकिन मैं इस तरह किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। और वो ये सब कहते कहते इमोशनल हो जाती है। तो जैन उसे संभालता है और उसे गले लगाकर शांत करता है। इधर डोंग को भी अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके भाई ने उससे वादा किया था कि अगर वो मिंजू का पीछा छोड़ दे और गिव अप कर दे तो वो मिंजू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे सारी दुनिया की खुशियां देगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हान अपने भाई को कहता है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो डोंग कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि मिंजू को उसका हक मिल सके, उसका जो है उसे मिल सके। तो हान कहता है, ठीक है, मैं मिंजी को उसका हक दूंगा, लेकिन तुम मिंजी से दूर रहना और ये कभी भी मत भूलना कि मिंजी तुम्हारी भाभी है। आगे हान मिंजी से मिलने के लिए जाता है और उससे माफी मांगता है। तो मिंजी भी हान से माफी मांगती है, क्योंकि उसने भी गुस्से में हान को बहुत कुछ बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। और फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है। आगे जिनसू और डोंग भी मिंजी से मिलने के लिए जाते हैं। तो डोंग मिंजी को कहता है, जिनसू ने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें जिनसू के लिए भी कुछ करना चाहिए। बताओ जिनसू, तुम्हें क्या चाहिए? तो जिनसू कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस अपनी बहन के साथ बैठकर एक बार डिनर करना चाहती हूँ। तो मिंजू का भी जिनसू की तरफ थोड़ा दिल पिघल जाता है और वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कल डिनर करूंगी। तो जिनसू ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे ली भी मिंजी से मिलने के लिए आता है। तो मिंजी ली को देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो यहाँ पर ली मिंजी को बताता है कि आज उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो सब उसकी करनी है। तो मिंजी ये सब सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और वो ली पर भड़कने लगती है। तो ली कहता है, अगर मैं ये सब नहीं करता तो हान कभी भी तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानता। अब देखो तुम्हें खोने के डर से हान तुम्हारी कितनी केयर करने लगा है और वो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है। तो मेरा ये कदम तुम्हारे लिए फायदेमंद हुआ ना, इसलिए अब चुपचाप मिशन के लिए तैयार हो जाओ। तो मिंजी कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करूंगी। तो ली कहता है, तुम्हें भी पता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, अगर मैं एक बार कुछ ठान लूँ तो वो मैं करके ही रहता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ मेरा हाथ बटाओ। और ली ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मिंजी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि आज उसके साथ जो भी हो रहा होता है ये सब जिनसू और उसकी माँ की वजह से हो रहा होता है। अगर बचपन में उन लोगों ने उसे घर से बाहर नहीं निकाला होता तो उन लोगों की लाइफ ऐसी नहीं होती और ना ही मिंजी इन सब में फंसती। इसलिए मिंजी जिनसू से और नफरत करने लगती है। अगले दिन जिनसू मिंजी का खाने पर इंतजार कर रही होती है, पर मिंजी खाने पर आती ही नहीं। तो डोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर जाता है और मिंजी पर भड़कने लगता है कि वो जिनसू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने जिनसू के साथ डिनर करने का वादा किया था, तो फिर वो अपने वादे से कैसे मुकर सकती। तो मिंजी डोंग को कहती है कि ये मेरे और जिनसू के बीच का मामला है, इसलिए तुम्हें इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और हान भी डोंग को यही कहता है कि ये उन दोनों के बीच का मामला है, तो तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो डोंग बेचारा चुप हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। इधर जिनसू बेचारी सैड होकर घर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है और वो बंदा उन्हीं ग्रुप का होता है जिस ग्रुप ने मिलकर उसके पेरेंट्स की जान ली होती है। तो जिनसू उस बंदे का पीछा करती है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके, पर वो बंदा जिनसू को पीछा करते हुए देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर जैन आ जाता है और उस बंदे को सबक सिखाता है। तो जिनसू उस बंदे से पूछती है कि आखिरकार वो कौन है, पर वो बंदा कुछ बताने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि उसने पहले ही जहर खा लिया होता है और इस बार भी जिनसू के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो बेचारी सैड होकर घर वापस चली जाती है। इधर तंघाई को अपने बॉस को जिनसू के लिए इतना तड़पता हुआ देखकर बिल्कुल भी देखा नहीं जाता और वो सीधा जिनसू के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे बॉस को प्यार नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। पर जिनसू जाने का नाम ही नहीं लेती। तो तंघाई कहता है, तुम्हें पता है मेरे बॉस ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए अपना दिल खोल कर रख दिया, लेकिन तुमने बदले में उन्हें क्या दिया? तुमने उनकी माँ का दिया हुआ तोहफा उनके ही सामने तोड़ दिया। जब जिनसू को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने जैन के साथ बहुत ही गलत किया। तो जिनसू अपनी गलती को ठीक करने के लिए उस कड़े को ठीक करवाती है और जैन को जाकर देती है और उससे माफी भी मांगती है। तो जैन कहता है, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। तो जिनसू जैन की ऐसी साइको वाली बातें सुनकर फिर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे मिंजू ली से मिलने के लिए जाती है। तो ली कहता है, तुम्हारा पहला काम है कि तुम कॉस्मेटिक कंपनी की बोर्ड मेंबर बन जाओ और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। तो मिंजू अपने मिशन पर काम करने लगती है और वो मई हुआ से इस बारे में बात करती है, पर मई हुआ उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो मिंजू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता हान के अलावा। तो हान मई हुआ से बात करता है और उसे इतनी अच्छी ऑफर देता है कि मई हुआ मना ही नहीं कर पाती और मिंजी को अपनी कंपनी का सीईओ बना देती है। और जिनसू की कंपनी में एक पार्टी होने वाली होती है तो उसकी बॉस उसे उस पार्टी में बॉल डांस करने को कहती है। तो जिनसू मना कर देती है क्योंकि उसे डांस नहीं आता, पर उसकी बॉस उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे हुक्म देती है डांस करने का। हान के बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसका जो जमींदार होता है वो अपनी जमीन दुगनी
रेंट लगा देता है, जिस वजह से हान बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो बंदा अपनी दुश्मनी निकाल रहा होता है। जब ये बात मिंगजी को पता चलती है तो वो उस बंदे से बात करने के लिए जाती है, पर वो बंदा उल्टा मिंगजी पर ही लाइन मारने लगता है और उसके साथ गंदी गंदी बातें करने लगता है। तो मिंगजी ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उस बंदे से डील किए बिना ही वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर दोंग भी आ जाता है और वो उस बंदे को ये सब करते हुए देख लेता है। तो उसे उस बंदे पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस बंदे को खूब मारता है। तो बंदा कहता है तुम्हारे भाई से ये डील नहीं हुई तो उसने अपनी रखेल को भेज दिया मेरे पास इस डील को करने के लिए, और जब उससे ये डील नहीं हुई तो उसका भाई मुझे मारने के लिए आ गया, जिसे बिजनेस का ए भी नहीं पता, जिसे सिर्फ अय्याशियां करने में ही मजा आता है। तो दोंग को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे दोंग ऐसी हालत में घर जाता है। तो मिंजू जब दोंग की ऐसी हालत देखती है तो वो दोंग से पूछती है कि आखिरकार उसने फिर कौन सा कारनामा कर दिया। तो दोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो मिंजू कहती है अभी तुम्हारा भाई शहर में नहीं है, इसलिए अभी कोई भी ऐसा कारनामा मत करना जिसे हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम हो। तो दोंग कहता है तुम लोगों के नजरों में मैं बस एक कयास और गुंडाबाज हूँ जो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। तुम लोग बस मुझे इसी नजर से देखते हो ना, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी इस खानदान का बेटा हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और दोंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे दोंग डिसाइड कर लेता है कि वो अपने भाई की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेगा, इसलिए दोंग उस बंदे की पूरी हिस्ट्री पता लगाने लगता है ताकि वो उसकी कमजोरी का पता लगाकर उससे डील कर सके। इधर जिनसू बहुत ही परेशान रहती है कि वो डांस कैसे सीखेगी। तो वो दोंग के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। तो दोंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डांस में हेल्प करूंगा। तो जिनसू ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसे डांस पार्टनर मिल गया है जो उसे डांस सिखा देगा। अगली सुबह जिनसू दोंग के पास जाती है डांस सीखने के लिए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दोंग किसी काम से बाहर चला गया है और वो पार्टी के दिन पर ही वापस आएगा। तो जिनसू ये सुनकर पूरी तरह से अपसेट हो जाती है कि अब वो डांस कैसे सीखेगी। तो बेचारी जिनसू अकेले ही डांस सीखने की कोशिश करने लगती है। इधर जैन चोरी छुपे उसे डांस करते हुए देख लेता है तो वो समझ जाता है कि जिनसू डांस सीख रही है। तो जैन घर जाता है और वो खुद डांस सीखने लगता है ताकि वो जिनसू को डांस सिखा सके। इधर उसके बंदे उसे डांस करते हुए देख लेते हैं तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि उसके बॉस एक लड़की के लिए डांस करना सीख रहे हैं। आगे जैन पूरी रात प्रैक्टिस करके अच्छे से डांस सीख लेता है और उसके बाद वो जिनसू के घर जाता है उससे मिलने के लिए और कहता है तुम डांस सीखने की कोशिश कर रही हो, अब मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ। तो जिनसू कहती है तुम्हें डांस करना आता भी है। तो जैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं आता होगा। आगे जैन जिनसू को डांस करना सिखाता है। पहले तो जिनसू बहुत सारी गड़बड़ी करती है, लेकिन धीरे धीरे वो जैन के साथ बहुत ही अच्छे से डांस करना सीख जाती है। दूसरी तरफ दोंग उस बंदे की बेटी मोमो को पटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बेटी की दम पर उससे वो मनवा सके जो वो मनवाना चाहता है। और मोमो भी इतनी प्यारी और भोली होती है कि वो दोंग के प्यार में फंस भी जाती है। आगे पार्टी का दिन भी आ जाता है तो जिनसू अच्छे से रेडी होकर पार्टी में आती है, पर उसके कपड़े इतने अच्छे नहीं होते जिस वजह से सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो जैन को ये सब देखा नहीं जाता तो वो जिनसू के लिए स्पेशल सब कुछ तैयार करता है, जिसे देखकर जिनसू बहुत ही खुश हो जाती है। आगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो मिंगजी यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि वो पार्टी का सारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, पर ऐसा होता नहीं। जिनसू पार्टी का सारा आकर्षण लेकर जाती है, जिसे देखकर मिंगजी को बहुत ही जलन होती है। आगे जिनसू के डांस की बारी आती है तो जिनसू दोंग का इंतजार कर रही होती है क्योंकि दोंग ने उससे वादा किया होता है कि वो पार्टी के दिन जरूर आएगा उसके साथ डांस करने के लिए, पर वो टाइम पर नहीं आ पाता। तो जैन जिनसू के साथ डांस करता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं कि तभी वहाँ पर दोंग भी आ जाता है और उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखकर उसे थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो खुश भी होता है कि जिनसू को सबके सामने एम्बेरस फील नहीं करना पड़ा। आगे दोंग जैन को कहता है अब मुझे समझ में आया तुम जिनसू की इतनी परवाह क्यों करते हो, तुम उसे पसंद करते हो ना। तो जैन कहता है तुम्हें समझ आ गया ना, तो अब जिनसू से दूर रहना। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है और दोंग को कहता है तुम्हें पता चल गया ना कि जिनसू जैन के लिए बहुत ही मायने रखती है, तो जिनसू से दूर रहना। तो दोंग कहता है हाँ मैं समझ गया, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे और जिनसू के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं जिनसू को अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ, ठीक है। अगले दिन दोंग उस बंदे के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने अपनी जमीन का रेंट कम नहीं किया तो तुम अपनी बेटी को अपने हाथ से खो बैठोगे। तो वो बंदा ये बात सुनकर पूरी तरह डर जाता
होता है और वो डोंग पर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है तुमने बिजनेस में मेरी बेटी को लाने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो डोंग कहता है कुछ भी करने से पहले अपनी बेटी के बारे में जरूर सोच लेना। तो वो बंदा अपनी बेटी की खातिर डोंग के सामने झुक जाता है और जमीन की रेंट कम कर देता है, पर वो एक शर्त रखता है कि वो रेंट कम तो कर देगा पर उसके बदले उसे उसकी बेटी की लाइफ से बाहर जाना होगा। तो डोंग उसकी बात मान लेता है। आगे डोंग मोमो को अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे बता देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता बल्कि उसने उसका इस्तेमाल किया है, पर मोमो उसकी लाइफ से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि वो डोंग से सच में सच्चा प्यार करने लगी होती है। लेकिन जब मोमो को पता चलता है कि डोंग ने सच में उसका इस्तेमाल किया है, ये बात जानकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इधर डोंग को भी मोमो के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए एक मासूम लड़की का दिल दुखाया होता है। आगे मोमो डोंग से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो डोंग को कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा से ऐसा कभी भी कुछ मत करना बल्कि अपनी असली खुशियों को ढूंढ कर उसके साथ खुश रहना। और मोमो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर डोंग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी सही करने के लिए जाता है तो वो हमेशा गलत ही हो जाता है।